नहीं हुआ सर, अभी ग्यूलोटन डिवाइस तक ही पढ़ा था हमने। सर ये प्लान यस नहीं सर, हुआ अभी हमने गुलोटिन डिवाइस तक ओके पढ़ा था। अभी वो स्टार्ट यस और सर। करना। यस सर और करना ओके, है। वेट वेट। अभिषेक कुमार एक मैसेज किया इन्होंने, सर आई हैड नॉट टेकन द प्रीवियस क्लास। अभिषेक, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। आपकी आज पहली क्लास है? नो सर, सर पिछली वाली क्लास ली नहीं थी मैंने। पिछली वाली नहीं ली थी, उसके बाद उसके पहले क्लासेस आपने ली हैं? यस सर। ओके, तो पिछली वाली क्लास का वीडियो देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर। ठीक सर है, मुझे एक डाउट है। थैंक यू सर। ओके, हाँ बोलो। सर हमने पढ़ा था कि 21 सितंबर 1792 को फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, और उस टाइम पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को रूल मिल गया था। लेकिन सर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर सर इलेक्ट थोड़ी हुए थे। मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर जो है कि इलेक्ट नहीं हुए थे, बट वो जैकोबिन के हेड थे ना। यस सर। ठीक है, जैकोबिन के हेड थे, और जो है इस वजह से ओवरऑल जो पावर थी वो किनके हाथ में आ गई? जैकोबिन्स के। जैकोबिन्स में मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर ऑब्वियसली, उनका ही बहुत बड़ा रोल था किंग को क्या कराने में, एग्जीक्यूट कराने में, उनको बंदी बनाने में। यस। तो डेफिनेटली ही विल बिकम द means he will come to the throne, or you will means you can say rule over the entire France. ओके, यस सर। चलो और किसी का कोई डाउट है? समझ में आ रहा है आप लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन? यस सर। यस सर। एक्चुअली यस सर। एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, तो जो पढ़ा है वो आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है। ये जो पढ़ रहे हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ओके, तो थोड़ा बहुत अटपटा सा लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि से हम लोग वर्ल्ड इसको वॉर फर्स्ट की हिस्ट्री पे रिलेट करती है, वर्ल्ड वॉर दोनों वर्ल्ड वॉर की स्टोरी हम हाँ आगे पढ़ेंगे। हाँ हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वॉर है, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा हमें क्या लगता है, स्ट्रेंज लगता है। ठीक है, समझने में पढ़ने में हमें अपनी खुद की ठीक से क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर जब उसमें ये कहा जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा क्या होता है, अनकंफर्टेबल, वी फील अनकंफर्टेबल बाई वी डू वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें आपको ये फील करना है कि दैट यू नो वर्ल्ड हिस्ट्री, वन ऑफ द बेसिक थिंग। ठीक है, बिफोर डूइंग वर्ल्ड हिस्ट्री इज टू मेक योर सेल्फ फील दैट यू नो वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, सभी के लिए क्या है, ये नया है। ओके, आप 8th में थे तो अभी आप लोग जो है आपका अलग तरीका था पढ़ने लिखने का। अब 9th में आए तो 9th में थोड़ा अलग हो गया, हिस्ट्री में देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी सिनेरियो चेंज हो गए। ओके, हिस्ट्री यू विल फाइंड दैट मोर और लेस विल नॉट बी डिक्टेटेड इन योर क्लास, ऐसा आप फाइंड कर सकते हो। मीन्स वट एवर आई हैव नोटिस दैट 95 above than 95%, what they will do, they will make you read, they will make you write question and answers and all, means overall इसको explain करने में बहुत समय लगता है, one of the main cause behind this। ठीक है, और माना जाता है कि इतना टाइम होता नहीं है, बच्चे इसको इससे बढ़िया क्या कर लें, याद ही कर लें। हमें करेक्ट, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। So that's why I am trying my best to explain the entire content of वर्ल्ड हिस्ट्री, ताकि आपको बिना पढ़े, ओके, पर्टिकुलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिना पढ़े अपने से खुद कुछ बातें अपने से आप क्या कर सकें, बोल सकें और लिख सकें। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी बातें ऐसी याद हो गई होंगी जो आपको जो है बिना पढ़े याद हुई हैं। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो अब इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ने बैठेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ना है, पढ़ना तो फॉर्मेट वही है। अब इससे क्या होगा कि जो आप पढ़ोगे अब उसको आप रिलेट कर सकते हो, आपके पास कंसेप्ट है, क्वेश्चन आंसर दे दिया गया, आपके स्कूल में कराया गया, प्लस आपके मॉड्यूल्स वगैरह में भी कई सारे हैं। तो जब आप अब उसको पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज, ओके ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ओके ठीक है। और फिर आप आंसर लिखने में आपको क्या हो जाएगा, आप कंफर्टेबल फील करोगे आंसर लिखने में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो थोड़ा आसान है, थोड़ा बहुत, मतलब कि ये माना जाता है औरों के कंपेयर में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ओके टाइप। सेकंड चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन आती है। और सेकंड चैप्टर में जब जाओगे रशियन रेवोल्यूशन, तब आपको लगेगा कि नहीं ये क्या है। ठीक है, यस बट सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन आ रही है मुझे। आप पढ़ रहे हो क्या? यस सर। सर स्कूल में हाँ, होगा। स्कूल में हो रहा है ना, तो वो उसमें तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से कहाँ बातें चली जा रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बट घबराइएगा नहीं, सारा कुछ कराया जाएगा अच्छे से। ओके, तो आप लोग बस जितना बताया करूँ उतना उतना जो है आप अच्छे से क्या करिए, तैयार करते चलिए।
उससे बियॉन्ड मत जाइएगा, ये भी एक सजेशन है। ओके, जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही, धैर्य से पेशेंस रखिएगा। ओके, धीरे धीरे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम हमें क्या हो जाएगा, फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रायन ऑफ टेरर। रायन ऑफ टेरर में मैंने गिलेटिन तक आप लोगों को समझा दिया था। कहाँ तक समझा दिया था? गिलेटिन तक। ओके, और ये क्या है? एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बीहेडेड। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर गिलेटिन ने। अब देखो, अब हम देखेंगे तो रॉबस्पियर ने की जो गवर्नमेंट बनी, ओके, वो गवर्नमेंट बहुत क्या थी? सीवियर का मींस वो गवर्नमेंट आप कह सकते हो काफी स्ट्रिक्ट थी। ओके, और स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ वो क्या करते थे, उनका एक थिंकिंग ये भी था कि हमें क्या करना चाहिए, सारे सिस्टम को रैशनलाइज कर देना चाहिए। ओके, कैसे रैशनलाइज वो करते हैं ये हम देखते हैं। तो इन्होंने लॉ लाया, किसने? रॉबस्पियर ने, अपने रायन ऑफ टेरर में ही। इसके ऊपर शॉर्ट नोट सभी ने बनाए हैं, आप सभी ने बनाए होंगे आई थिंक। यस सर। चलो अच्छा, मैंने पूरा इसको बताया भी नहीं है, तो इसके पहले वाले तो नोट सभी के बन रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। ओके, व्हाइट बोर्ड सभी को दिख रही है? सर Yes, यस sir. सर। सर आप जो भी कहते हो वो मैं लिखते जाता हूँ क्लास के बीच में, जो आप कहते हो जो लिखवाते हो। चलो बहुत सर बढ़िया। उसके बाद भी नोट्स बनाने हैं? हाँ, मैं जो लिखवा रहा हूँ, अगर आप ये भी लिख रहे हैं तो ठीक है, बट इसमें जब आप देखोगे मैं सारी चीजें नहीं लिख पाता, क्योंकि अब सारा किताब लिखना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो हम नोट्स में बना लें और हाँ, और उसके बाद ये हमारी जो क्लास है ओवरऑल वो क्या है? ऑनलाइन क्लास है। तो मैं इसमें बेस्ट वे फाइंड आउट कर रहा हूँ टू एक्सप्रेस यू दिस सोशल साइंस। अब मैं चाहता तो मैं बिना लिखे और सिर्फ मैं बोलते चला जाता और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता, बट आपको समझ में नहीं आता, तो मैं उसमें लिख भी रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, उस लिखे हुए पॉइंट को भी अपने साथ रखेंगे और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स अपने से भी जोड़ के क्या करेंगे, आंसर फ्रेम करेंगे। हालांकि मोर और लेस मैं सारी चीजें लिख ही देता हूँ। ठीक है, सारी लिख देते हो आप? यस सर, कुछ नहीं छूटता। Yes, sir. कुछ नहीं छोड़ते सही लोग। यस सर। हाँ, तो उसको आप लोग एक प्रॉपर तरीके से नोट्स में रखिएगा, आपको हेल्प करेगा तो सीबीएसई में भी और एनटीएससी में भी। तो रॉबस्पियर की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत क्या है, स्ट्रिक्ट है। रॉबस्पियर की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इन्होंने एक लॉ ले आए। इस लॉ में इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस सील कर दिया। मतलब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक, मतलब सपोज 100 रुपीज है वेज तो 100 ही मिलेगा। ओके, मीट अगर मान लो 50 रुपीज पर केजी मिल रहा है तो 50 रुपीज पर केजी मिलेगा थ्रू आउट। अब इसमें देखो, मार्केट का एक रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जब डिमांड बढ़ जाती है ना तो क्या होता है, सप्लाई भी बढ़ती है, डिमांड सप्लाई की थोड़ी शॉर्टेज होने लगती है। सप्लाई की थोड़ी शॉर्टेज जब होने लगती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या करके सील कर दिया, डिमांड सप्लाई का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। बेचना है तो एक दाम में बेचो, सब कुछ एकदम एक जैसा कर दिया। अब ये क्या हुआ, मीट एंड ब्रेड क्या हो गए, राशन हो गए, सबको एक दाम में मिलने लगे, राशन हो गया, सस्ता हो गया। और इसके साथ साथ पीजेंट्स को भी इन्होंने क्या किया, फोर्स किया। पीजेंट्स को क्या किया, फोर्स किया कि अपने जो है ग्रेन को क्या करो, बेचो, ट्रांसपोर्ट ओन ग्रेन इन सिटीज एंड सेल इट एट फिक्स प्राइस पे क्या कर दो, बेच दो। ओके, अब ये सर ब्रेड के पैसे घट गए। हाँ, ब्रेड के प्राइसेस घट जाते हैं, मतलब घटने का इन द सेंस, देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा घट गए, इन्होंने इक्वल कर दिया। मतलब एक सीलिंग, सपोज 50 रुपीज है तो 50 रुपीज पे कह दिया सभी को बेचो। ठीक है, अब वो चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, आप देखते हो गांव में जो चीजें बिकती हैं उसके मुकाबले शहर में वो चीज महंगी बिकती है कि नहीं है? अगर कोई गांव से होगा तो ये बात जानते होंगे कि गांव में कुछ चीजें ऐसी बिकती हैं जो शहर में आने में क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है।
बट सर गाँव जैसे ब्रिटानिया उसका ब्रेड तो सेम ही प्राइस का रहता है चाहे गाँव चाहे शहर हो। ब्रेड का प्राइस तो इन्होंने क्या किया, ब्रेड को इक्वल कर दिया ना। नहीं, ब्रेड के प्राइसेस भी वेरी करते हैं। जो गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेड है वो आपको गांव में नहीं मिलेंगे। वहाँ के ब्रेड की क्वालिटी यहाँ के ब्रेड की क्वालिटी में डिफरेंस हो जाएगा। ओके, और ग्रेन के भी जो है प्रॉब्लम, ग्रेन्स में भी क्या है डिफरेंस हो जाएंगे। ब्रेड चलो मान लेते हैं एक बार, ग्रेन्स में भी आपके प्राइसेस में डिफरेंस हो जाएंगे। वहाँ के ग्रेन्स वहीं पे उगते हैं, क्रॉप्स वहीं पे उग रहे हैं, तो वहाँ पे वो सस्ते होंगे। बट शहरों में जब जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो महंगे हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दी, सीलिंग कर दी। तो जब सीलिंग कर दी तो पीजेंट्स को फायदा नहीं हो रहा है, उनको फोर्सफुली उनको क्या करना पड़ता है, अपने ग्रेन्स को सेल करना पड़ता है फिक्स प्राइस में। ओके, यहाँ पे जो सर एक्सपेंसिव राशन का मतलब क्या है? राशन मतलब कि सर आप पीजेंट्स को अच्छा नहीं लगा, मतलब उनकी प्राइसेस थोड़े कम ही कर दिए गए ना। हाँ, कर फिर दिए। पेजेंट्स अपने हिसाब से सेल नहीं करवा रहे। अब वो चाहते तो 10 रुपए का सामान है उसको 20 में भी बेच लें, 50 में भी बेच लें, मतलब डिपेंड। ठीक है, बट मतलब वो ऐसा, उनको गवर्नमेंट का रेट थोड़ा कम लगा। हाँ, गवर्नमेंट को फिक्स नहीं करना चाहिए ना कि नहीं आप इतने में ही बेचो। अब हो सकता है उसका जो है 100 रुपए में बिक जाए 50 रुपए का सामान, समझ में आ रही है। सर बट ऐसा गवर्नमेंट ने हमने कह दिया, Peasants को इंडियन हिस्ट्री नुकसान में हो भी रहा था। देखा है ना सर, ब्रिटिश रूल में भी एक टाइम पे हुआ था ये। हाँ चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सर यहाँ पर सर रेशन का मीनिंग क्या है? राशन का मतलब सर राशन। फॉरबिडन, सर हाँ, फॉरबिडन मतलब क्या होता है? फॉरबिडन कहाँ लिखा है, मैंने कहीं लिखा सर है? ये सर एक्सपेंसिव में ही है, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। हाँ, मतलब फॉरबिडन मतलब कि नहीं कर सकते, मनाही हो गई उसकी। ठीक है, ओके सर। सर यहाँ अभी हम एक्सपेंसिव पढ़ेंगे ना? अभी तो हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैंने शुरू किया है। एंड सर ये राशन रेशन राशन का मतलब यहाँ समझो कि इक्वल कर दिया। ठीक है, एक सस्ते दाम पे क्या कर दिया, बेचने लगे। ठीक है, मतलब सर पीजेंट्स को नुकसान होने लगा इस चीज से। हाँ, राशन को आप कंट्रोल भी कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मतलब अब कंट्रोल कर लिया, मतलब क्या, सेलिंग कर दिया। अब जैसे कंट्रोल कि इसके प्राइसेस ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, एक फिक्स कर दिया, कह दिया 50 नहीं बिकेगा, तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, घटने भी नहीं देंगे बढ़ने भी नहीं देंगे। अब चलिए आगे सर आते हैं। मतलब जब डिमांड ज्यादा होगी उस टाइम पे भी रेट सेम ही रहेंगे। हाँ, उस टाइम पे भी रेट सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, जो महंगे वाइट फ्लोर थे वो क्या हो गए, फॉरबिडन। वो कोई नहीं खाएगा, एक्सपेंसिव कोई नहीं खाएगा। ओके, उसकी बनाई हो गई। ठीक है, सभी सिटीजन, ऑल सिटीजन्स क्या खाएंगे, विल ईट पेन डेगालिट। ये इंपॉर्टेंट है, पेन डी एगालिट, पेन डेगालिट। ओके, ये इनको खाना है। पेन डेगालिट मतलब इक्वालिटी ब्रेड, एक जैसा ब्रेड खाओ, सभी लोग इक्वल हैं, रिच पुअर सबको एक जैसा ब्रेड खाओ। ये रूल इक्वल, पास किया रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने कि सब एक ही खाएंगे हाँ ऐसा। हाँ, यस। अब बीच में अब आप लोग उसको इंटरफेयर मत करिए, आप लोगों के डाउट आते हैं तो आप लोग लिख लीजिए। ओके, फिर जब मैं पूछूं डाउट है तब पूछिएगा। अब क्या हुआ कि पेन डेगालेट के बाद आप देखोगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये भी लिख लीजिए, ये भी कई बार देखा गया, पूछा गया। लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट, आपकी किताब में भी दिया होगा, होल व्हीट। ठीक है, WHEAT, व्हीट लिखा है। अब इसमें इक्वालिटी तो यहाँ पे ब्रेड खाने में इन्होंने कर दी, फिर उसके बाद इस इक्वालिटी इन स्पीच वगैरह में भी दे दिया। ओके, इक्वालिटी है, चलो सभी को बोलने का क्या होगा, अधिकार होगा। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने सबके जो टाइटल्स थे वो भी क्या कर दिए, एक जैसा कर दिया। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इस यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मॉन्सियर, सर एंड मैडम। आपने ये वर्ड सुना भी होगा कई बार, मैडम। इनको इन्होंने क्या बुलाना शुरू कराया, सीटोइन
एंड सीटोइन, सीटोइन एंड सीटोइन। ओके, तो इस तरीके से एक इक्वालिटी लाने की कोशिश की अपने हिसाब से, कौन, रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने, क्योंकि सभी को अच्छा नहीं लगता है। इक्वालिटी तक ठीक है, मतलब इस तरीके से इक्वालिटी लाने की क्या जरूरत थी कि सबको कह दिया एक जैसा ही खाना खाओ, एक जैसा ही फ्लोर खाओ। ओके, चर्चेस जहाँ पे सब पूजा करते हैं उसको भी बंद कराया उन्होंने, ठीक है, उसको किसमें चेंज कर दिया, बराक्स में, छावनी वगैरह में चेंज कर दिया। ओके, ऑफिसेज बना दिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज वहां पे बना दिए। तो लोगों ने, जो सपोर्टर्स थे रॉबस्पियर के, सपोर्टर्स जो थे इसके, उन्होंने कहा कि कुछ क्या करो, मॉडरेशन ला, कुछ चेंजेस लाओ, ये सही से रूल नहीं कर रहा है। ये पहले ठीक है जैकोबिन के नाम पे ये आ तो गया पावर में, बट राइट नाउ ही इज नॉट वर्किंग इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तो इसको भी क्या करते हैं, ले जाते हैं कोर्ट में। कहाँ ले जाते हैं, कोर्ट में। कब, जुलाई 1794 में। जुलाई 1794 में जब ये कोर्ट में जाता है तो इसको गिल्टी पाया जाता है, और नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन इसको कहाँ भेज दिया जाता है, बुलेटिन। ये सबको बुलेटिन भेजता था, इनके लोगों ने इन्हें ही कहाँ भेज दिया, बुलेटिन। तो जुलाई 1794 में आपका क्या हो गया, यहाँ से रॉबस्पियर की गवर्नमेंट हट गई। ठीक है सर, किसी का डाउट है तो आप पूछ लो। सर ये सर इक्वालिटी और ये सर ये स्पीच वाला सर, ये एक बार सर ये नहीं आया सर पॉइंट समझ में। इक्वालिटी इन स्पीच मतलब राइट टू इक्वालिटी समझते हो, सभी को बोलने का अधिकार, इक्वालिटी इन स्पीच। फिर लोगों के टाइटल्स इन्होंने रख दिए, सीटोइन एंड सीटोइन, मेल एंड फीमेल्स के लिए। जो सर वगैरह, सर और मैडम यूज करते थे, या मॉन्सियर और मैडम यूज करते थे, उसकी जगह सीटोइन एंड सीटोइन बुलाया जाएगा। ओके, सबको एक नाम। अब सभी को सर तो बुलाया नहीं जाता है, मतलब एक जनरल वे में बताया जा रहा है कि सबको एक इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश की इसमें अपनी। सर अगर वो इक्वल लेवल में लाने की कोशिश कर रहा है तो काम अच्छा है, इसके लिए उसे क्यों सजा दी गई? तो उसके बाद ये चर्च को भी जो बैराक में जो है चेंज कर दिया ना, चर्च में जो पूजा कर रहे हो उसमें बैराक में चेंज कर रहे हो आप। उसके बाद जो है पेन टिगालेट, एक ही तरह का ब्रेड खाने की जो है कि आपने इजाजत दी, व्हाइट फ्लोर भी खाने का इजाजत दे देते। ओके, एक दो पॉइंट तो ठीक है आपने अच्छा किया, बट आप देखो और अदर पॉइंट्स हैं जो कि आपने सही नहीं किया है, तो लोग इससे क्या हो जाते हैं। और उसके बाद पीजेंट्स भी अभी तक आपने पढ़ा कि नाखुश हैं, कि उनको फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, अपने ग्रेन्स को सेल करना पड़ता है एक फिक्स प्राइस में। ओके, तो इस तरीके के क्या थे, प्रॉब्लम थे लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वो मॉडरेशन चाहते थे। और रॉबस्पियर पे फिर क्या होता है, कन्विक्ट करता है कोर्ट उसको। ओके, और गिल्टी फाउंड करता है, सॉरी, कोर्ट उसको, और 1794 जुलाई 1794 के नेक्स्ट डे बुलेटिन भेज देता है। हाँ, सर आप सिटीजन के सर नीचे क्या लिखा है सर, ये सर जो सर के सर साइड में, सर और मैडम के साइड में सिटीजन तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, यहाँ पे ये है सीटोइन है एंड सीटोइन है। सर 1794 में ही उसको वो गिलेटिन की सजा दी गई ना? हाँ, एंड सर कोर्ट को क्यों बदला उसने? कोर्ट से क्या इक्वालिटी का, सॉरी चर्चेस से क्या इक्वालिटी का वो था? अब चर्च, उसका देखो वे ऑफ थिंकिंग है कि चर्च नो यूजलेस है, इसको कम से कम यूजफुल जो है थिंग में ले आओ, बराक्स वगैरह बनाओ, मिलिट्री को हेल्प करेंगे। तो उसका अपना वे ऑफ थिंकिंग थे। हाँ, वे ऑफ थिंकिंग था उसका, जिसकी वजह से उसने ये सारे चेंजेस लाए। सर जुलाई में कौन से दिन उसको कोर्ट भेजा गया था? अभी ये फाइंड कर लेना गूगल पे, ठीक है। सर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो भी रॉबस्पायर के अलोंग, जो भी उसके अगेंस्ट था, उसको वो खुद बुलेटिन में भेज देता था। तो सर इसके सपोर्टर्स ने उसे कैसे भेजा? वो भी तो उसके अगेंस्ट ही हो गए। अरे तब जब वो भेज रहा था, अब ये एक समझ लो रॉबस्पियर है, तो इसके अंदर कुछ लोग होंगे जो ये कहता होगा तो वो सुनते होंगे ना। अब यही कह रहे हैं कि नहीं बहुत सुन लिया तुम्हारा, अब तुम ही चलो। समझ में आ रहा है? हाँ, सपोर्ट इसका थिन हो गया। चलो और किसी का जैसे अगर सर जैसे राजा अगर कोई काम कर रहा है और सिपाही को काम करना है और सिपाही मना कर दे काम करने के लिए, वही ना? हाँ, सर इसका मतलब 1794 तक उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं बचा था। हाँ, तभी तो वो गया गिलेटिन, अदरवाइज कैसे जाता वो। मतलब उसके सपोर्ट कोई नहीं बचा था, नहीं कह सकते, कम हो गए थे। ओके, उसके विरोधी ज्यादा हो गए और उसकी वजह से उसको जाना पड़ा।
अड्डा सर, मत एक मेजॉरिटी उसके अगेंस्ट हो गई। एक्सेस वाला पॉइंट बता दो सर, जो ये तो एक्सेस वाला पॉइंट था कौन सा पॉइंट? सर, चर्च वाला सर पॉइंट। हाँ, चर्च वाले पॉइंट में मैंने बताया कि चर्च को उसने ब्राक्स एंड ऑफिसेज में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी और क्या हो गई, बढ़ गई। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में उन्होंने बोला था कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको फ्रीडम ऑफ राइट है और कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन सर फिर जब लोग उसकी बुराई कर रहे थे तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल था, फिर कोर्ट ने उन्हें क्यों उस बुलेटिन की सजा सुना दी? गिलोटिन की सजा सुना दी कि सबको राइट है। अब उसने चर्च को भी चेंज किया, रिलीजन पे सबसे पहला हमला हुआ। नहीं ओके, सर, जब रेन ऑफ टेरर के दौरान जब लोग उसके खिलाफ बोलते थे, रॉबर्टस्पियर के खिलाफ, तो वो तो उनका राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। बट रॉबर्टस्पियर, वेट करो, रॉबर्टस्पियर जो है वो आप नेशनल असेंबली के डिक्लेरेशन को बता रहे हो। रॉबर्टस्पियर जैकोबिन क्लब का है, याद रखिएगा। याद है ये बात? तो रॉबर्टस्पियर जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था उन लोगों ने। हाँ, उसमें चेंजेस आता है और ये जब पावर में आता है तो रॉबर्टस्पियर क्या करता है, एब्सोल्यूटिस्ट वे में वर्क करता है। ओके, वो डिक्लेरेशन ठीक है, वो डिक्लेरेशन इज रिटन, बट डिक्लेरेशन को फॉलो अगर ना किया जाए, ओके, तब उस डिक्लेरेशन का क्या वैल्यू है? तो ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब उसने सर डिक्लेरेशन को थोड़ा सा चेंज करवा दिया था, उसको डिक्लेरेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, और एक तरह से अपना वो डिक्टेटरशिप चला रहा था। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो। सर एक डाउट है सर कि सर पहले सर किंग की भी सर वो हुई थी सर, पावर्स डिवाइड सर, तो सर ये रॉबर्टस्पियर की भी सर वो हुई थी क्या सर, पावर डिवाइड सर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में? तैने लिखा है ऐसा? मैंने बताया है? मैंने ऐसा बताया है आपको? बताइए, मैंने ऐसा बताया है? नो सर। तो बस, जब नो सर है तो फिर आंसर भी नो है ना। ठीक है, समझ में आई बात? ओके सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैकोबिन को अब देखते हैं डायरेक्टली रूल फ्रांस। अब आपने पढ़ा कि रॉबर्टस्पियर चला गया तो जैकोबिन्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका डाउनफॉल होगा। जैकोबिन्स का क्या होगा, डाउनफॉल। तो इन्होंने अलाउ कर दिया, जैकोबिन्स ने अलाउड द वेल्दियर। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। मिडिल क्लासेस। का मतलब आप लोगों को स्क्रीन नहीं आ रही? विजिबल है सर, स्क्रीन विजिबल है सर, आ रही है सर, विजिबल है सर, नॉट विजिबल। बेटा आप नेट चेक करो। विजिबल नहीं है सर। सर अभी बीच में सुरेंद्र कुमार प्रेजेंट कर रहा होगा, उनका पेन हट गया हो, क्या पता सर, मेरा भी हट गया था, मैंने लगा लिया दोबारा। ओके, नहीं सर, पेन तो नहीं हटा, मैंने भी किया था। हाँ सर, मैंने भी किया। सभी को वेट करो, स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। यस सर। ये नो कौन कह रहे हैं? सर क्लियर है सर। कौन? सर विजिबल नहीं। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ये कैसे सर हो गया? आपकी स्क्रीन चली गई है। सर आपकी स्क्रीन चली गई। अरे तो अभी चली गई ना, अभी तो मैंने हटाया है। चलो अब दिख रही है स्क्रीन? सर नो। इज प्रेजेंटिंग। सर आ गए। यस सर। दिख रही है। आ गई। चलो अब देखो, सर आ गई। अब क्या हुआ, जैकोबिन्स ने, हाँ अब आप लोग आवाज नहीं करेंगे, बस बात सुनिए। अब जैकोबिन्स ने क्या किया, अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ओके, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, जिसने क्या किया कि ये डिनाइड कर देता है, फिर से डिनाइड कर देता क्या, नॉन प्रॉपर्टीड को, नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टू वोट, मतलब राइट टू वोट फिर से ले लेता है। अभी आपने पढ़ा, कन्वेंशन ने करा था कि सभी अब 21 साल की उम्र के ऊपर जो भी रहेंगे वो वोट कर सकते हैं। मैं
अब यहाँ पे फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, न्यू, यहाँ पे फिर से मिडिल क्लास आ जाते हैं। कौन से मिडिल क्लास वाले हैं? ये वेल्दियर मिडिल क्लास वाले। ये पावर में जब आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फिर से नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं अब तुम फिर से जो है वोट नहीं करोगे। इसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या चेंजेस लाए इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट कहा कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे जो कि इलेक्टेड होंगे। सर अपने नॉन अभी के सुन बाद लो, के नॉन प्रॉपर्टीड, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो वोट कर सकता है, उसके अलावा नहीं। हाँ, तो नॉन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने 2 क्या करी, कहे कि 2 नॉन जो है सॉरी नॉन लेजिस्लेटिव कह रहा हूँ, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने बनवाया। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, इलेक्टेड होंगे। वो क्या करेंगे फर्दर, वो अपॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे क्या, डायरेक्टरी। ये पूछा जाता है व्हाट इज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या है, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। ओके, ये पूछा जाता है डायरेक्टरी क्या होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट करते थे डायरेक्टरी को। अब इससे क्या था कि अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे फिर वो डायरेक्टरी अपॉइंट करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर। कारण क्या था ऐसा करने का, सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक जन के हाथ में पावर ना रहे। ओके, पावर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब इसमें ये देखा जाता था कि डायरेक्टर्स जो थे, डायरेक्टरी के जो डायरेक्टर्स थे उनका क्लैश हो जाता था। किससे क्लैश हो जाते थे वो, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। उनकी झगड़े हो जाते थे, बात नहीं बनती थी उनसे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ही अपॉइंट किया है, उसी से झगड़े कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो देन टर्न टू डिसमिस देम, टर्न टू डिसमिस देम। उसको क्या कर देते थे, डिसमिस कर देते थे। ठीक है, हटाओ इन लोगों को, इन डायरेक्टर्स को। तो एक तरीके से क्या है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम देखी जा रही है तो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, एक आएगा डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 10th में भी इसके बारे में पढ़ोगे। नेपोलियन बोनापार्ट कहेगा कि अब देखो 2 लोग लड़ रहे हैं तो हम भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है कि सिक्का मजबूत करेंगे, या फिर कह लो कि हम इस प्रॉब्लम का एक अच्छा क्या नहीं, इस प्रॉब्लम का यूटिलाइज करेंगे और अपने आप को पावर में ले आएंगे। कौन ऐसा करता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, तो अब वो क्या है, मिलिट्री डिक्टेटर। अभी आप पढ़ोगे मिलिट्री डिक्टेटर, 10th में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ोगे। सर जैसे परवेज मुशर्रफ, मिलिट्री डिक्टेटर, हाँ कह सकते हो। अब यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर के बाद आप देखोगे इसमें है कि जो आइडियल था, ये यहाँ पे इस तरीके से जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ओके, तो लोगों के अंदर अभी तक आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियल था किसका, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि फ्रीडम, जो डिफरेंट आइडियल्स थे फ्रीडम्स के लोगों के अंदर क्या थे, जागृत थे। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ था, लो अभी आपने पढ़ा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रैटर्निटी था, ये लोगों के अंदर बस गया था। लोग जो है अब इसी तरीके से सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं कि अब इसी तरीके का गवर्नमेंट हो, ये मोनार्क टाइप और डिक्टेटर टाइप का गवर्नमेंट ना। तो इसके वजह से वो क्या होगा, पूरे फ्रांस में पॉलिटिकल मूवमेंट चलता है। पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होता है, कैरीड ऑन रहता है थ्रू आउट द फ्रांस, ठीक है, लेटर ऑन ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा ही बताया जा रहा है अभी यहाँ तक, अभी अब आगे 10th में और ज्यादा इसके बारे में पढ़ोगे कि किस तरीके की पॉलिटिकल मूवमेंट रेस्ट ऑफ द फ्रांस और यूरोप में चल रही थी इन द फॉलोइंग सेंचुरी, ओके, 19th सेंचुरी। एक्सक्यूज मी सर, 10th में नेपोलियन और ये दोनों कनेक्टेड है क्या, मतलब उसी टाइम पे नेपोलियन आया और उसी टाइम पे ये आइडल्स ऑफ फ्रीडम चल रहे थे। आइडल्स ऑफ फ्रीडम, जैसे कि लोगों के अंदर अब ये फ्रीडम वाली बात आ गई थी, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया था, जो फ्रांस में रह रहे हैं उनको कह दिया राइट टू स्पीच है, और नेपोलियन आ जाए और कह दे नो राइट टू स्पीच, तो अब क्या होगा, लोगों को कौन सा अच्छा लगेगा, राइट टू स्पीच ही अच्छा लगेगा ऑब्वियसली।
तो उनके अंदर ये कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली बात, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाली बात, फ्रेटर्निटी वाली बात कहीं ना कहीं अंदर थी लोगों के, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखा गया। और फ्रांस में जो ओवरऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसके हिसाब से क्या होती गई, इम्पैक्ट होती गई। मतलब और उस फिर टाइम चेंज, आ चुका था। हाँ ओके सर। हाँ, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की आइडियल ऑफ पावर फ्रीडम से वाला। ज्यादा होती थी जो हाँ हाँ, डायरेक्टर से ज्यादा होती थी, वही तो अपॉइंट करते थे। एंड सर सर ये एक बार आइडियल ऑफ फ्रीडम वाले से दोबारा समझा दो। आइडल ऑफ फ्रीडम, आइडल्स ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम के जो डिफरेंट आइडल्स हैं, ठीक है। अदम जैसे कि फ्रीडम के क्या क्या हो सकते हैं, राइट टू स्पीच है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, ओके, फैटर्निटी है, यही सारे हैं फ्रीडम जो आप पढ़ते हैं। फ्रीडम उसके डिफरेंट आइडल्स जो हैं लोगों के अंदर क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं जगह मतलब अंदर रहते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। वो फील करते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं उससे, फ्रीडम से, तो चाहते हैं उसी इसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बने। जैसे डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखते हो ना, तो लोगों के अंदर कौन सा फॉर्म अच्छा लगेगा, डेमोक्रेसी ऑब्वियसली। तो ये डेमोक्रेसी की आइडियल्स हैं, हालांकि यहाँ पे वर्ड डेमोक्रेसी कहीं भी यूज नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये सब वही है, उसी से रिलेटेड। सर फ्रेटर्निटी सेकंड वर्ड क्या लिखा है? सर कौन सा? आइडल, फ्रेटर्निटी। सर आइडल्स ऑफ फ्रीडम। बिफोर के बाद क्या लिखा है सर आपने? सर फ्रेटर्निटी मतलब फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। जैकोबिन्स अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो मिडिल क्लास आते हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहा कि यू कैन नॉट वोट, ठीक है, डिनाई कर देते हैं। सर और इसमें एज वगैरह का कुछ नहीं था ना? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं है। ये फिर क्या है, टू लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो फर्दर क्या करते हैं, एक अपॉइंटमेंट करते हैं डायरेक्टरी की, जो कि एग्जीक्यूटिव है 5 मेंबर्स का। तो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्लैश होता है, और क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पावरफुल है वो डायरेक्टर्स को क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जाती है। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा कौन उठाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 10th में क्या किस तरीके से इसने यहाँ पे रूल करना शुरू किया। तो लोगों के अंदर आइडियल थे। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है सर? मिलिट्री डिक्टेटर मतलब एक ऐसा बंदा जो मिलिट्री से आया है और डिक्टेटर बना है। आपने परवेज मुशर्रफ वाला केस पढ़ा था ना, वो भी एक तरीके का मिलिट्री डिक्टेटर ही था, जो मिलिट्री से आया, उसका बैकग्राउंड मिलिट्री है। ओके, सर अभी तक इंडिया में तो ऐसा नहीं होना कि कोई मिलिट्री से आए और रूल करने लग जाए। नहीं। ओके सर। तो ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंच सर ये रेवोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट। पॉइंट समझ में नहीं आया। क्या सर नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सर देवांश चौधरी। हाँ देवांश जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर ये नेपोलियन बोनापार्ट वाला सर पॉइंट समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, बताओ। सर कि सर इसने चेंज क्या किया था सर? इसने चेंज तो अभी कुछ किया ही नहीं, इसके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने ये सिर्फ पढ़ा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट उठाता है, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर है। बस इतना ही पढ़ा है, इसने कुछ अभी यहाँ पे चेंज किया ही नहीं है, ना हमने डिस्कस किया है। तो रिस्पेक्ट नहीं देता रुको, वेट करो। देवांश, समझ में आई बात आपको? यस सर। हाँ, अभी नेपोलियन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, सिर्फ इतना कि मिलिट्री डिक्टेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसका मतलब कि नेपोलियन के आने की वजह से ये पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुए? हाँ, कह सकते हो, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट। सर इसमें एक डाउट है सर, जैकोबिन्स का जब डाउनफॉल हुआ तो उसमें मिडिल क्लास लोग आए, तो सर ये मिडिल क्लास वही थे जिन्होंने जो नेशनल असेंबली उसको फॉर्म किया था? वेल्दियर मिडिल क्लास वाले थे, मतलब ये उनसे ज्यादा अमीर थे? हाँ, वेल्दियर मिडिल क्लास। अभी जो कन्वेंशन वाले थे, नेशनल असेंबली आपने याद है, पढ़ा ही है, तो नेशनल असेंबली मोर और लेस आप कह सकते हो। ओके, कन्वेंशन वाले केस में क्या था, जो सैम क्लेटर्स थे, ठीक है, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के थे। और सर इस टाइम पे कुछ नाम वगैरह चेंज तो नहीं हुआ था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका खत्म हो गया। यस सर। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है सभी को? किसी का कोई डाउट अभी तक? यस सर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सर क्लियर है, नो डाउट्स।
सर चैट में नारायण पूछ रहा है सर ड्यूरिंग मोनार्क विच पीपल गेट द राइट टू वोट. During monarch, which people get right to vote? To whom monarch wants to do? Particularly, monarch wants clergy, nobility. Okay, they gave them exclusive powers. मैंने जवाब दे दिया है. Thank you. क्या जवाब दिया वैसे आपने? मैंने thank सर you तो क्लर्जी एंड नोबिलिटी. चलो अब आते हैं. अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कुछ हम चीजें नोट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. जैसे विमेन डिड विमेन हैव राइट टू वोट. तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम समझेंगे कि विमेन का क्या स्टेटस है. फिर उसके बाद हम क्या समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये स्लेव ट्रेड यहाँ पे क्या होता था, स्लेव ट्रेड. ओके, तो स्लेव ट्रेड का क्या यहाँ पे क्या है सिनेरियो है, कैसे स्लेव ट्रेड होता था. फिर उसमें हम क्या आगे समझेंगे कि सेंसरशिप का, प्रेस का क्या रोल था यहाँ पे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया. अब इसमें एक दो सिनेरियो, तीन सिनेरियो हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, तो उसको आप समझोगे. तो अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा वो है डिड women हैव अ रिवोल्यूशन. क्या women का अपना रेवोल्यूशन है. ओके, तो आपको मैंने बता दिया है कि women को आप देखोगे नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड वुमेन के क्या है, वुमेन के साथ भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. किस तरह का आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल, सोशल. न्यू टॉपिक है ना, न्यू वुमन डिड वुमेन हैव अ रिजल्ट. हाँ, इकोनॉमिक समझ लो इस पॉइंट को पहले. पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीन तरह के क्या है भेदभाव थ्रू आउट द वर्ल्ड है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिया या कुछ नेबरिंग कंट्रीज में है. एक ही टाइप की सोसाइटी थ्रू आउट एग्जिस्ट करती है. मतलब विमेन चाहे वो रिच फैमिली से हो चाहे वो पुअर फैमिली से हो, उनकी कंडीशन मोर और लेस क्या होती है, एक जैसी ही होती है. दे आर नॉट गिवन अप द वेरी फ्रीडम विच दे शुड हैव. आज के डेट में चेंजेस आए हैं बट अ लॉट नीड टू बी डन. ओके, तो हम लोग आज के डेट की बात नहीं करेंगे, हम उस समय की बात करेंगे कि उस समय क्या वुमेन के पास रेवोल्यूशन था. तो आप देखो कि फ्रेंच की सोसाइटी, अब इस पे आपको नोट्स बनाना होगा. वेमेन वाले पे, स्लेव पे और प्रेस पे. तो मैं जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा. आपको फ्रेंच सोसाइटी में आपको मालूम है कि फ्रेंच सोसाइटी में हमने जब नेशनल असेंबली में पढ़ा तो उनको पैसिव सिटीजन बनाया गया था. ओके, तो फ्रेंच सोसाइटी को चेंज करने में वेमेन का क्या है, एक्टिव रोल था. ऐसा नहीं था वुमेन उसमें इंडल्ज नहीं थी. आपने देखा जब पुरुषिया से लड़ाई हुई तो मेन अगर फ्रंट में थे तो वेमेन क्या थी, लाइवलीहुड पे थी. इवन वेस्टाइल के केस में भी आपने देखा उन्होंने वही लोग जो है क्या करती हैं, ब्रेड के शॉप पे लाइन लगाती हैं और तोड़ फोड़ उन्हीं की वजह से हो जाता है. पढ़ा है. तो वेमेन का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, एक्टिव रोल रहा है फ्रेंच की सोसाइटी को चेंज करने में. ओके, बट उनके जो लाइफ है वो उसमें जो है रेवोल्यूशनरी, एक टर्म समझ गया, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी, नेशनल असेंबली की बात हो रही है, वो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं, थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस लाते हैं. ठीक है, लिटिल चेंजेस इन देयर लाइफ, इन देयर, उनके लाइफ में लिटिल चेंजेस लाते हैं. ठीक है, अब जैसे वुमेन जो थर्ड स्टेट की हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक बात मैंने आपको बताना भूल ही गया, वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल साइंस का पेपर में अगर वुमेन के ऊपर क्वेश्चन ना हो तो समझो वो सोशल साइंस का पेपर क्वालिटेटिव नहीं है. अब वो चाहे 9th का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर उठा कर देखो, वुमेन पर जरूर क्वेश्चन होता है. तो ये मान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट भी आप पढ़ लो. थ्रू आउट द सोशल साइंस वुमेन के केस में जो भी पॉइंट्स दिए हों उसको सबको मेरे बिना कहे आप इंपॉर्टेंट लिखोगे. ठीक है, तो वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट, जो वुमेन थे थर्ड स्टेट की, उनको क्या करना होता था, दे हैव टू वर्क. सर स्क्रीन फ्रीज होगी. स्क्रीन फ्रीज हो गई. अब ठीक हो जाएगी. दे हैव टू वर्क फॉर. सर आ गया आप थोड़ा सा. कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो जाता है. तो वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट में आप देखोगे कि उनको हैव टू वर्क फॉर लिविंग. ठीक है, स्ट्रेसेस. ओके, स्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेसेस. सर कोई आवाज आ रही है बहुत, बस आपकी आवाज सुन नहीं. आवाज आ रही है. सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, हल्की हल्की.
यस सर। वो पर ब्रेक भी हो रही है और पीछे से भी आवाज आ रही है। सर गाने पीछे से आवाज आ रही है। सेम स्ट्रेसेस, मेरी आवाज सुनो। लॉन्ड्रेसेस, ओके, सेम स्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेसेस, फिर सोल्ड फ्लावर, क्लास, ओके, डोमेस्टिक सर्वेंट। तो इस तरह के वो मल्टीपल वर्क कर रही हैं। कौन? वेमेन, जो कि सर थर्ड स्टेज लिविंग में। तक फ्रीज हो गया, लिविंग तक ही दिख कुछ रहा है। लिखा नहीं आ रहा, हम्म, प्लीज हो गया सर। सर लिविंग को सर हैव टू वर्क फॉर लिविंग की लास्ट लाइन है आपकी। लिविंग क्या कुछ लिखा नहीं आ रहा फिर से देखो, अब आ रहा है? सर। नहीं आ सर नहीं आ रहा। नो सर। सर सर आ अब गया। सर अब आया है। सर अब आ गया। चलो लिख लो उसको। सर सीन स्टेटस मतलब गारमेंट वर्कर आप कह सकते हैं, ड्रेस मेकर वगैरह इस तरीके। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो अब उनके पास एजुकेशन तो होता था, वुमेन के पास एजुकेशन तो होता था, बट वो कहाँ से होती थी? जब वो डॉटर होती थी नोबेल्स और बेल्जियम में होती, इफ दे आर डॉटर्स ऑफ नोबेल्स और वेल्जियर पीपल। अब वो अगर डॉटर होती थी जो है कि नोबेल्स और वेल्जियर पीपल की, तब भी उनको क्या होता था? उनके साथ एक ही जैसा से व्यवहार। ठीक है, एजुकेशन तो मिल गया, उसके बाद उनकी क्या कर दी जाती थी? शादी कर दी जाती थी। मीन्स इज ऑफ नो यूज। तो शादी हो गई तो वहां पे भी जाके सर क्लर्जी भी। ठीक है, बट यहाँ पे पैसे वालों के बारे में बात हो रही है मेनली। ओके, क्लर्जी भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो अब वर्कर्स, अब जो वुमेन की, जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग वुमेन अगर आप देखो तो वर्किंग वुमेन के साथ क्या है? इनको अब काम करती हैं बाहर भी, ओके, और घर में भी काम करती हैं। ठीक है, अब जैसे घर में क्या काम करेंगी? कुक करेंगी, फेच करेंगी वाटर, ओके, क्यू फॉर ब्रेड, क्यू अप फॉर ब्रेड। आपको मालूम है किस तरीके से ब्रेड के लिए लाइन लगाती हैं? लुक आफ्टर चिल्ड्रेन, मतलब बाहर का भी काम करो और घर का भी काम करो, मतलब डबल वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके ऊपर बर्डन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल फ्रांस में वुमेन की क्या है? स्टेटस है। अब वुमेन, अब देखा जाए तो ये स्टेटस के साथ साथ वुमेन को अपने इस पॉलिटिकल, इनको पॉलिटिकल, एक सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए। तो इन्होंने अपने अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया? वुमेन ने अपने अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया? रेवोल्यूशन की। दे प्रोटेस्टेड, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। क्या बनाए? पॉलिटिकल क्लब्स बनाए एंड न्यूज़पेपर बनाए। पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर बनाए, और उस समय लगभग 60 क्लब्स बने, 60 क्लब। ओके, और उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट वन था, shall I rub this? नो सर। नो सर। सर प्लीज वेट। यस सर। सर जो हमने ये गवर्नमेंट पर ही, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, सर ये जितनी भी गवर्नमेंट है सारी आएंगी ना इसमें? वही तो, एक ही तो गवर्नमेंट है रेवोल्यूशनरी, नेशनल असेंबली। उसके बाद फिर बाद में कन्वेंशन भी आता है। ठीक है, सर ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो वाला रूलर वो आ गया था। हाँ, 1789 से लेकर 1794 तक के बीच की बात होगी। नेपोलियन वाले की बात हो रही है या फिर नहीं नहीं नहीं, 1789 से 1794 के बीच में ओवरऑल एक सारी बात। कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की, डिक्टेटर वगैरह सब कुछ। हाँ, ये तो, ये जो ऊपर, ये जो पढ़ा आपने, ये तो पहले से चल रहा है। मतलब वो स्टेटस ऑफ वुमेन इन थर्ड स्टेट, और अगर डॉटर है, ये सब तो पहले से चला रहा है। ओके, बट ये जो पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर वाला है, ये तो आपका रेवोल्यूशन टाइम से ही चल रहा है। ओके, तो अब इसमें अब देखो, जो सबसे प्रोमिनेंट वन जो होता है क्लब में, जो सबसे प्रोमिनेंट वन होता है, तो उसका नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सर एक मिनट, ऊपर स्क्रॉल कर दो। सर कब से कब तक था? 1780 to 1798। सर एक मिनट, ऊपर स्क्रॉल कर दो। सर एक बार ऊपर कर दो।
सर इसका आप कर दो प्लीज। सर सीम स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना, कपड़े उपड़े का काम करने, वर्कर, गारमेंट सर इस वर्कर टाइम पे यहाँ वगैरह। पे डेमोक्रेसी आ गई थी क्या? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं आई थी। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट का मतलब क्या है फिर यहाँ? तो जो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्रांतिकारी हैं, जो जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे रिवॉल्यूशंस चल रहे थे। तो ये मैंने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया 1794 तक। अब मैं विमेन के बारे में बता रहा हूँ, स्पेशल केस है। इसी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, इसमें विमेन का क्या स्टेटस था। फिर हम लोग स्लेव के बारे में समझेंगे, तो स्लेव का क्या स्टेटस था। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। हाँ, मतलब अब जो रेवोल्यूशन का टाइम था क्या 1789, वो कब तक चला 1794, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर हम देखें ऑन एन एवरेज, तो यही एक टाइम है। ओके, तो इस टाइम में किस तरीके से चेंजेस आते हैं विमेन के लाइफ में और स्लेव्स की लाइफ में, और साथ ही साथ प्रेस के, तो ये 3 टर्म्स हमें समझना है इसको। सर थर्ड वन क्या है? स्लेव्स एंड थर्ड वन कहाँ है? तो सर आप बता अभी रहे अभी 3 अभी चेंजेस। आएगा, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पॉइंट पे आओ। पॉइंट क्या था आपका कि हाँ, वुमेन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो इसने जो सबसे प्रोमिनेंट था, जैसे वहां पे जैकोबिन्स था, यहाँ पे क्या है वुमेन के लिए? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ओके, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये फेमस बना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है। सर सोशलिस्ट रिपब्लिकन वुमेन था ना? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, यही है ना? बुक है सभी के पास? यस सर, सर यही है। यही है। यस सर यही है। यस चलो, यही है। अब इनका क्या डिमांड था? डिमांड क्या अगर था, अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? तो इनको क्या चाहिए था? पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट कैसे? दो तो 2 जैसे मिनट मैंने, की जवाब बता दो, नेट चला गया था ये 2 मिनट का। आप वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख लो, अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना बाद में, ठीक है। पॉलिटिकल राइट एज मैन। अब इनको देखो कि आपको याद होगा कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिले थे। दे वेर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स, याद होगा सबको। ओके, Yes, sir. उनको पैसिव सिटीजन बनाया गया था। तो इनको यस सर। राइट टू वोट चाहिए था। ओके, इनको राइट टू वोट चाहिए था, और इसी पॉलिटिकल राइट अगर इनको मिल जाएगा, राइट टू वोट होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी इनके इंटरेस्ट क्या होंगे? रिप्रेजेंट होंगे। हाँ, गवर्नमेंट। नहीं तो इनकी सुनने वाली तो कोई सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। जब तक कोई एक लेडी गवर्नमेंट में नहीं रहेगी, तब तक वो लेडी का डेवलपमेंट कैसे करेगी? तो अर्लियर ईयर, शुरुआत में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, कुछ चेंजेस ले आते। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस डिड द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ब्रॉट फॉर वुमेन, ब्रॉट आउट फॉर वुमेन। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉ ले आए, ठीक है, इंट्रोड्यूस लॉज helped to improve the lives of। सर यहाँ जो ये रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है ये रॉबर्टस्पियर वाली है? ये नेशनल असेंबली। अच्छा सर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हाँ, रेवोल्यूशनरी हालांकि कन्वेंशन भी है, ऐसा नहीं है कन्वेंशन नहीं है रेवोल्यूशनरी। अब मोर और लेस अब दोनों को कंसिडर कर सकते हो, बट उसमें नेशनल असेंबली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो मेन चेंजेस लाते हैं वो नेशनल असेंबली लेके आते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जब कह दिया आपने, तो सिटीजन में विमेन भी कंसिडर हो गए। तो अब इसमें देखोगे तो इन्होंने क्या क्या लाया, इन्होंने इम्प्रूवमेंट, इन्होंने स्टेट स्कूल बनवाए। अब वहाँ स्टेट स्कूल में क्या है? स्कूलिंग was made compulsory, ठीक है, for all girls।
स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। फिर उसके बाद और क्या चेंजेस था? फादर कैन नॉट फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, ये भी था। तो सर क्या नेशनल असेंबली में कोई लेडी रिप्रेजेंटेटिव आ गई थी? नहीं, अभी तक इनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिला है। मैरिज को क्या था, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, ठीक है, जिसमें कि जो कि अब रजिस्टर्ड होगा, पहले रजिस्टर्ड नहीं होता था, ठीक है, रजिस्टर्ड होगा, सिविल लॉ में आएगा, ओके। और डाइवोर्स लीगल कर दिया गया। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवोर्स क्या कर दिया गया? लीगल कर दिया गया। कौन कौन दे सकता है? बोथ। फर्स्ट टाइम डाइवोर्स टर्म यही यूज हुई थी क्या? बोथ मेन एंड वेमेन। क्या कह रहे हो? सर डाइवोर्स टर्म पहली बार यही यूज हुई थी क्या? शायद, ठीक है। तो डाइवोर्स लीगल कर दिया गया, बोथ मेन एंड वेमेन। अब देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो मोर और लेस डाइवोर्स कह सकते हैं आप कि यहीं पे यूज़ किया गया था टर्म, क्योंकि इससे पहले डाइवोर्स जैसा कोई चीज़ था नहीं, ठीक है। और यहाँ पे डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट जब बन रहा है, तो यहाँ पे वेमेन के जब रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे डाइवोर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया। सर दे रजिस्टर्ड सिविल लॉ, सिविल मतलब यहाँ पे ये नागरिकों का जो कानून है, नागरिक कानून में रजिस्टर्ड कर दिया गया इसको। अब वेमेन क्या कर रही हैं? वेमेन अब जॉब भी कर रही हैं, ओके। ये बिजनेसमैन भी स्मॉल बिजनेसेस भी चला सकती हैं। तो छोटे मोटे ये इन्होंने क्या किए, राइट वेमेन को दे दिए, बट अभी राइट टू इक्वालिटी नहीं दिए। और डिमांड में आप देखो तो इनके डिमांड में एक और डिमांड था, इक्वल वेजेस। वेमेन को ज़्यादा पैसा दिया जाता था और मेन को, और सॉरी मेन को ज़्यादा पैसा दिया जाता था और वेमेन को कम दिया जाता था। तो इक्वल वेजेस भी इनका क्या था? डिमांड था, ओके। अब स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट तो चलता रहा, इनको लगभग 200 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा पॉलिटिकल राइट्स में। और आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। पॉलिटिकल राइट्स के लिए इनको जो है स्ट्रगल करना पड़ा वेमेन को, ओके। लगभग 200 साल तक लगभग इनके जो स्ट्रगल चलता रहा। और रायन ऑफ टेरर में आप देखोगे, जब रायन ऑफ टेरर में पर्टिकुलरली बात करें, जब रॉबस्पियर की गवर्नमेंट बनती है, तो इसने क्या किया था, जो विमेन की क्लब थी और क्लब एक्टिविटीज थी उसको टोटली बैन कर दिया था, ठीक है। टोटली क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। तो ये जो फाइट थी 200 साल तक वो चलती गई, और ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट आप देखोगे 19th एंड 20th सेंचुरी तक चलती गई। और फाइनली वेमेन को मिलता है राइट टू वोट, ओके। वेमेन को राइट टू वोट कब मिलता है? 1946, ये डेट याद रखिए। कब मिलता है? 1946 में। पहला सबसे पहले कौन से देश ने दिया था राइट टू वोट? सर न्यूजीलैंड 1893, ठीक है। सर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज था। हाँ, वो यूनिवर्सल, सभी को राइट टू वोट मिले, तो सभी को क्या मतलब है? मेन को मिल ही रहा था पहले ही से, तो वेमेन को भी राइट टू वोट। हाँ बोलो, ये क्लियर है वेमेन वाला केस? तो ये लॉ बनाए थे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, वो भी डिसमिस कर दिए थे। कौन से लॉ? सर फर्स्ट कंट्री कौन सा? सर जैसे ये स्कूलिंग वाला और फादर, ये सब। ये तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए हैं, उस चेंजेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस। रॉबर्ट्सपियर की गवर्नमेंट ने क्लब्स तो हट ही गए थे वुमेन के बिल्कुल, तो क्या ये लॉज भी अब इनको अप्रूवल नहीं दी जा रही थी? लॉज भी, अब देखो जब उसका टाइम था तो वो क्या कर रहा था, अपने हिसाब से चला रहा था, तो कुछ राइट्स था कुछ राइट्स नहीं था, ओके। मोर और लेस उसने क्या किया, सीवियर कंट्रोल करने की कोशिश की है। सीवियर कंट्रोल से आप ये समझ सकते हो कि ये सारे राइट्स ऑब्वियसली वो पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं करेगा। सर ये 200 ईयर सिर्फ फ्रांस की वुमेन ने फाइट करा या पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की? वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड, फ्रांस लगभग 200 ईयर्स तक चला है। अब फ्रांस में ही मानो, हालांकि फाइट तो इंटरनेशनल सफरेज रहा ही है, ठीक है, और लेट 19th और अर्लियर 20th तक।
ओके, तो सर पहले आप वुमेन के क्लब फ्रांस के बना पॉइंट था ऑफ व्यू फिर से समझो। जो जैकोबिन्स क्लब है वो बना था? हम्म? सर पहले वुमेन का क्लब बना था या फिर जो जैकोबिन्स है उनका क्लब ये बना तो ये तो आप गूगल पे देख सकते हो इसका पूरा हिस्ट्री। था? यस ठीक है, सर एक बार सर डाइवोर्स का केस और सर समझा दो। सर डाइवोर्स अब दोनों ही लोग दे सकते हैं, मेन वेमेन दोनों। पहले क्या था कि सिर्फ मेन देते थे, वेमेन को नहीं था। वेमेन को एज अ चाइल्ड ऑफ लेसर गॉड समझा था तब। सर रेन ऑफ सर टेरर के टाइम पे भी वुमेन को राइट टू वोट नहीं था ना, नहीं सिर्फ था। मेन को था सारे। हाँ, ठीक सर है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। 1996 में फ्रांस को भी मिला या सिर्फ न्यूजीलैंड को? न्यूजीलैंड ने राइट न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने तो 1893 में दिया था, 1946 फ्रांस में ही बात हो रही है। 1893 में। ओके सर। तो सर ये जो आपने सब लिखवाया था ये मतलब कौन से टर्म का था, साल का था, मतलब ये सब कौन से पीरियड का? क्या नाम है आपका? लव्वे। भव्य। क्या नाम बताया? लव्वे। लव है। मैंने अभी शायद एक दो लोगों को ये बात बताई थी, फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड की बात हो रही है। उसमें वेमेन का क्या स्टेटस था, ठीक है, चाहे वो नेशनल असेंबली का टाइम रहा हो, चाहे वो कन्वेंशन का टाइम रहा हो। तो 1778 से 1793 तक। 1789 से शुरू हुई है और 1793-94 तक। सर जो ये रेवोल्यूशन था इसका मेन एम क्या था? जो मोनार्की है उसको हटाना था। हाँ, तो सर वो तो 1789 में उन्होंने कर लिया था, तो उसके बाद की गवर्नमेंट को हम ये वाली गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? मतलब फिर 1789 में ही मोनार्की खत्म हो गई थी, तो उसके बाद की गवर्नमेंट आपको को किसने हम कहा न्यू कि 1789 में मोनार्की खत्म हो गई? ये किसने कहा? उसने 1791 में जब वो हुआ था, जब तब भी नहीं हटे नेशनल थे, तब भी नहीं हटे थे। मोनार्की तो तब भी थी। अच्छा सर कॉन्स्टिट्यूशन 1793 तक में, जब तक रेन ऑफ टेरर था। हाँ, उससे पहले 1793 तक मोनार्की हटा पूरी तरीके से, तो सर रिपब्लिक बन उसके गया। बाद हम नहीं कहते ना रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो उसके बाद आपका रेवोल्यूशनरी जैकोबिन्स को भी तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, कन्वेंशंस को, क्योंकि वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अगेंस्ट जाते हैं। यस सर। सर 94 के बाद तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट नहीं होगी ना? हाँ, अब यहाँ पे हालांकि रेवोल्यूशन अभी बनता चलता रहेगा, आप 10th में समझोगे। अब आ जाओ, ठीक है, कंटेंट पे आ जाते हैं। अब इसमें देखोगे 1791 एक आपका पैराग्राफ होगा ब्लू रंग का, उसमें देखोगे 1791 में क्या बन गया। चलो यहाँ पे देखते हैं। एक रेवोल्यूशनरी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका नाम है ऑलिन डी सर रेवोल्यूशनरी ओलंपिडिगोजिस। ओलंपिया। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी फ्रांस में। ओके, कहाँ पे थी ये? फ्रांस में। इन्होंने 1791 में क्या लिखा था ये पूछा जा सकता है आपसे। डेक्लेरेशन, इन्होंने खुद लिखा, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ women, नॉट men, ठीक है, women एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो इनके बारे में ये पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इतना ही आपके लिए बहुत है। समझ में आया? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, women का हमने समझ लिया। ओके, women में किसी को कोई डाउट है अभी भी तो बताओ। नो सर। चलो, है डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजन। क्या? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स एंड वुमेन एंड सिटीजन एक बुक है। हाँ, जो इन्होंने 1791 में दिया था। ओके सर। फिर उसके बाद द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी पढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ऐसे कहा जाए तो सही होगा। सर
सर बुक में लिखा है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है उसमें वुमेन को भी इंक्लूड किया था। अगर वुमेन को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन आपने बोला कि वुमेन को इंक्लूड किया था। नो कैसे सर, कहा? बुक में लिखा है, बुक में ये भी लिखा है, सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। लेकिन सर उसको डिक्लेरेशन में लाया कहाँ गया था? मैंने क्या बताया इससे पहले आप लोगों को? आप क्या कहना चाहते हो? सर आपने बोला कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था उसमें वुमेन को इंक्लूड किया था, लेकिन हाँ। बुक में लिखा था कि उसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए उसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन दिखा दिया। जब उसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो उसमें राइट टू स्पीच लिखा था, इक्वालिटी लिखा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये अगर लॉ है तो सिटीजन अगर शब्द यूज कर रहे हो तो इसका मतलब सभी के लिए हुआ ना, कि सिर्फ मैन को। सिटीजन मतलब नागरिक हो, है ना। 91 के आगे क्या लिखा है? वेट, जिसने क्वेश्चन पूछा था उससे बात करने दीजिए। सिटीजन में भी देखो तो दो तरह के सिटीजन है, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। यस सर। तो उसमें विमेन थी ना। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने पर्टिकुलरली विमेन के ऊपर जो है कि क्या बनाया है, डिक्लेरेशन लिखा है कि वहां पे मेन है तो यहाँ पे विमेन। विमेन का अपने राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स होंगे, इकोनॉमिक राइट होंगे, सोशल राइट्स होंगे। समझ में आई बात? ओके सर, लेकिन फिर से उन्हें राइट टू वोट क्यों नहीं दिया गया था? अरे नहीं दिया गया क्योंकि लोगों ने कंसिडर किया कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम, ठीक है, टू एक्सटेंड राइट टू वोट। ओके सर। अब यहाँ पे आप लोगों को ये मैप आई थिंक को याद होगा। तो यहाँ पे फ्रांस समवेयर हियर, अफ्रीका, तो कुछ इस तरीके से आप मान लो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था। ऐसे एक रफ मैप बना रहा हूँ, नॉट द एग्जैक्ट वन। तो एक ट्रायंगुलर क्या था, स्लेव ट्रेड होता था। अब यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड में जो प्रोमिनेंट जगह है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन से है? मार्टिन क्यू, ये पूछा जा सकता है, मार्टिन क्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ग्वादेलूप, ग्वादेलूप, और फिर सैन डोमिंगो। सैन डोमिंगो जो आपके कैरेबियन आइलैंड है उसमें ये तीन जगह है, मार्टिन क्यू, ग्वादेलूप एंड सैन डोमिंगो। यहाँ पे कौन सा वर्क होता है? प्लांटेशन। बात को ध्यान से सुन लेना, फिर बाद में आपको क्वेश्चन पूछना। यहाँ पे कौन सा वर्क होता है? प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्क कैसा होता है? लेबर इंटेंसिव। कैसा होता है? लेबर इंटेंसिव, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। तो यूरोपियन करेंगे ऐसा काम? यूरोपियन व रिलक्टेंट टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, स्पेशली जब उनको वहाँ कैरेबियन आइलैंड जाकर करना पड़े, ओके। और लेबर इंटेंसिव भी है। और इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? जैसे इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी एक्सेट्रा, टोबैको भी है, ठीक है, इस तरह के। तो इसमें बहुत क्या लगता है, मेहनत लगता है, बहुत मेहनत आना चाहिए। यूरोपियन कहते हैं कि नहीं, ये काम तो हमारे लायक नहीं है, इतना मेहनत करके हम जो है कि दूसरी जगह जाके इस तरीके की मेहनत तो नहीं करने वाले। और इनको चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड क्या हो रही है, मार्केट में बढ़ती चली जा रही है। तो इनको एक सस्ता काम करने वाला चाहिए, एक सस्ता काम करने वाला या पैसा ना लेने वाला इंसान चाहिए। तो इनको स्लेव की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? स्लेव की। तो बॉर्डियक्स और नैंटेस दो पोर्ट हैं, ये आपके एग्जाम में मैप में आएगा लोकेट करने के लिए। बॉर्डियक्स और नैंटेस क्या है? पोर्ट सिटी है। यहाँ से क्या करते हैं, पोर्ट सिटी से यहाँ से जो है कि बॉर्डियक्स नैंटेस से क्या किया जाता है, अफ्रीकन कोस्ट तक शिप जाती है। वहाँ से लोकल चिफ्टन से क्या किया जाता है, स्लेव खरीदा जाता है, उनके ऊपर ब्रांड वगैरह लगा के, ठीक है, उनको पैक करके 3 महीने तक, ठीक है, कितने महीने तक? 3 महीने तक यहाँ अटलांटिक पार करके यहाँ कैरेबियन तक ले जाया जाता है, ओके। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे ले जाके क्या करते थे, सोल्ड कर देते थे। तो इससे जो बिजनेसमैन थे बॉर्डियक्स और नैंटेस के, उनको पैसा अच्छा खासा मिल जाता था। अफ्रीका के जो लोकल चिफ्टन्स थे उनको भी ठीक ठाक मिल जाता था। प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ती थी? जो स्लेव्स,
ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम किसकी होती थी? सर एक बार Slaves मूवमेंट की। दोबारा दिखा दो, अफ्रीका सर से एक कहाँ बार जाते शिपिंग थे? वाला दोबारा बता दो। बॉर्डियस नाइंटिस से, ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे अपनी शिप लाते हैं अफ्रीका में, यहाँ से लोकल चिफ्टन से स्लेव खरीदते हैं और उसको यहाँ ले जाते हैं कैरेबियन तक। ट्रायंगुलर सेल ट्रेड होता है और यहाँ पे आके बेच देते हैं। तो बिजनेसमैन यहाँ भी पैसा, बिजनेसमैन इससे यहाँ से क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। ओके, लोकल चिफ्टन यहाँ पैसा कमा लेते हैं स्लेव को बेच के, और स्लेव जाके यहाँ पे एक तरीके से स्लेव ही है। स्लेव का मतलब आप समझते ही हो। सर तो जी ये भी आपने प्लेसेस लिखे हैं, यहाँ पहले स्लेव बेचते हैं और उसके बाद इन ट्रायंगल मतलब कैरिबियन आइलैंड पे आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है कि बिजनेसमैन आते हैं। ओके, इनको मालूम है यहाँ पे जरूरत है, काम वालों की जरूरत है, वो यहाँ से आते हैं यहाँ अफ्रीका में स्लेव खरीदने, लोकल चिफ्टन से खरीदते हैं, उनके ऊपर ब्रांड लगाते हैं। ठीक है, ब्रांड लगाते हैं, उसको फिर बांधते हैं और 3 महीने के लॉन्ग वॉयज पे जाते हैं और फिर यहाँ पे पहुँचा देते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद उनको जो यहाँ पे काम कराते हैं उनको खरीद लेते हैं। तो इससे इनका भी बिजनेस चल जाता है, इनका भी। और प्रॉब्लम किसको होती है? स्लेव्स को। अब स्लेव्स यहाँ पे कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, इनको कोड़े मारे जाएंगे और ये जो रिक्वायर्ड इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, टी ये सब है ये उगाएंगे ये लोग। ओके, तो एक सस्ते पैसे में, एक सस्ते तरीके से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका इन्होंने खोज लिया था। ओके, तो जो नेशनल असेंबली थी उसने जो है कोई लॉ नहीं लाया था। ओके, लॉ लाने की कोशिश तो की थी, बट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने सोचा कि जो भी हमारी कॉलोनीज हैं उसमें जो भी स्लेव्स हैं उनको भी ये राइट्स दें। बट वो डरते थे। किससे डरते थे? बिजनेसमैन से, क्योंकि बिजनेसमैन अगर अपोज करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो और आप जानते हो नेशनल असेंबली किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा था? बिजनेसमैन, पैसे वालों की तरफ। और आपने देखा होगा एक्टिव सिटीजन भी वही थे जो 3 दिन के लेबर के वेज के बराबर क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। मीन्स मैन ऑफ प्रॉपर्टी को वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते थे। तो उन्होंने कोई ऐसा लॉ नहीं लाया जिससे कि स्लेव ट्रेड बैन हो सके या स्लेवरी बैन हो सके। ओके, बट देखा गया कि जो कन्वेंशन थे, कन्वेंशन ने 1794 में कन्वेंशन ने कोशिश की थी, याद रखिएगा, कन्वेंशन लिखा है मैंने, 1794 में कोशिश की कि स्लेव को क्या कर दें? फ्री कर दें। लॉ लाया, कोशिश क्या की? लॉ लाए और स्लेवरी को क्या गया? फ्री ऑल स्लेव्स, सारे स्लेव्स को क्या कर दो? फ्री कर दो। ओके, बट आपको मालूम है कि फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद कौन आ जाता है? नेपोलियन आ जाता है। तो फिर से उसने क्या किया? नहीं, ये जो स्लेवरी था इसको चलना चाहिए। और प्लांटेशन वर्कर ने माना, ओनर्स ने माना कि ये जो फ्रीडम है, राइट टू इंस्लेव, मतलब राइट टू इंस्लेव इज आवर फ्रीडम। जो प्लांटेशन ओनर कहते हैं ये इट इज आवर वेरी राइट टू इंस्लेव पीपल, अफ्रीकन नेग्रोज। नेग्रोज टर्म होता है, एक डेटोरेटिव टर्म है, ठीक है, तो वो ये वर्ड यूज करते थे। फाइनली देखा गया कि फ्रेंच कॉलोनीज में जो कि काफी उथल पुथल थे, जिसमें वहां पे स्लेव ट्रेड बंद हो गया, बैन हो गया। कब बैन हुआ? 1848। ओके, तो ये रहा स्लेव ट्रेड के बारे में। समझ में आया? Sir, now your screen is visible and not freeze. सर अटलांटिक ओशन जो था सर, वो लोग कहाँ ले जाते थे अटलांटिक ओशन से? कैरिबिया में या फिर फ्रांस में? अरे फ्रांस में क्यों ले जाएंगे? फ्रांस, ये कैरेबियन आइलैंड है। फ्रांस से निकलते थे, अफ्रीका जाते थे, स्लेव खरीदते थे, और यहाँ ये रहा, मेरा कर्सर दिख रहा होगा सभी को, यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड में सेल करते थे। मतलब फ्रेंच कॉलोनीज में? हाँ, ठीक है, अब समझ में आया सभी को? सर एक चीज पूछनी है। बोलो। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किन कंट्रीज के बीच होता था? क्या कह रहे हो? सर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कौन सी कंट्रीज के बीच होता था? जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था वो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन 3 कंट्री के बीच होता था। सर नेपोलियन के रूल में फ्रेंच कॉलोनीज में बैन हो गया था क्या ये सब होना? नहीं, 1848 में बैन हुआ था। मतलब नेपोलियन ने तो फिर से रीइंट्रोड्यूस किया था।
नेपोलियन ने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। सर ठीक है। सर हाँ, सर जो बोलो। कन्वेंशन था उसने 1794 में मतलब स्लेव ट्रेड को अबॉलिश किया, तो उसके बाद नेपोलियन ने फिर से कर दिया था, और ये असलियत में बैन 1848 में हुआ था। हाँ, बैन 1848 में हुआ था। ठीक। ओके सर। सर नेग्रोज के बारे में आपने क्या बताया था, एक बार दोबारा बता दो। नेग्रोज आपके पास बुक है आपके? यस सर है। बुक है, नीचे देखो नेग्रोज के बारे में कुछ दिया है। यस सर है। रीड करो क्या इसके है। बारे में ये बताया था ना कि नेग्रोज एक टर्म है जो अब यूज नहीं होता, मुझे वो चीज समझ में आई कि वो क्यों नहीं यूज होता, स्लेव्स वही थे क्या? हाँ, डिटोरेटिव टर्म्स थे, नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है। यस। नेग्रोज वाला समझ नहीं आ रहा। नेग्रोज वाला आपके बुक में क्या लिखा हुआ है पॉइंट बताओ, रीड करो। नेग्रोज के बारे में क्या लिखा है? A term used for indigenous people of Africa south of the Sahara. It is a derogatory term not in the common use any longer. हाँ, तो डेरोगेटरी टर्म है, अब ये यूज नहीं किया जाता। नेग्रो मतलब कि ये सब क्या है, मतलब एक तरीके से गाली आप समझ लो अफ्रीकन के लिए नेग्रो से। ठीक है, अब नहीं यूज किया जाता। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया एबोलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड, स्लेवरी? यस सर। एक ही बच्चे को आया? यस सर आ गया। यस सर। इस पे नोट्स बना लीजिएगा, मैंने हियर एंड देयर सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगर इसमें आगे जाते हैं तो आएगा आपका द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इसमें द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ, तो पहले आप देखोगे कि इसमें जो डिस्कशन होता है वो ये होता है कि किस तरीके से सेंसरशिप, क्या किसके बारे में पढ़ेंगे आप? सेंसरशिप। सेंसरशिप वो होता है जिसमें कि आप कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, तो वो पहले किंग के पास जाएगा या हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। हायर अथॉरिटी देखेगा कि ये क्या हमारे अकॉर्डिंग है, अगर उनके अकॉर्डिंग है और उनको लगता है कि ठीक है पब्लिक में इसको जानना चाहिए, तब वो आगे भेजते हैं, अदरवाइज नहीं भेजते। सेंसर, समझ में आया? तो अब यहाँ पे सेंसरशिप अगर आप देखो तो यहाँ पे अबॉलिश हो गया था। अबॉलिशन कब हुआ था सेंसरशिप का फ्रांस? अबॉलिशन कब हुआ था सेंसरशिप का? 1780। नो सर, स्क्रीन इज नॉट फ्री। सर मीनिंग क्या बताया था? सर आपने सेंसरशिप का सर मीनिंग क्या बताया था सर? सेंसरशिप का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कोई बता सकता है? यस सर। सर सेंसरशिप, मतलब आपने बताया था कि जो भी अगर हम कुछ अगर उसकी वहाँ की जो मीडिया अगर कुछ अपने न्यूज में डाल रही है तो उसे पहले किंग से परमिशन लेनी पड़ती है। सर मीडिया को ना मीडिया फ्री नहीं रहती, वो उसके कंट्रोल में हो जाती है जो भी वहाँ पार्टी होती है, जैसे चाइना की मीडिया है। सर जैसे सर जैसे वहाँ पे क्या था सर, रॉबर्ट मुगाबे ने। चलो ठीक है। यस सर। जैसे सर जिम्बाब्वे प्रोहिबिशन ये फ्रांस की एवरीडे लाइफ का पढ़ रहे हैं ना? वेट करो, प्रोहिबिशन ऑफ, लिख लो, ऑफ एनी पार्ट ऑफ बुक्स, फिल्म, न्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, इसको माना जाता है पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल। पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। पॉलिटिकली क्या माना? सर ये क्या लिखा है? बुक फिल्म एंड न्यूज एक्सेट्रा, पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल। Prohibition of any part of books, film, news, etc., which is politically unacceptable.
अब रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ में पढ़ोगे कि एवोल्यूशन हो जाता है सेंसरशिप का 1789 में। ओके, मतलब कि जो किंग चाहता है वही लोग पढ़ेंगे। ओके, ओल्ड रिजाइम जो 1789 से पहले का पीरियड था, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ वही बुक, वही पेपर, वही न्यूज़ जो है पब्लिक डोमेन में जाते थे, जो क्या थे, जो किंग जिसको कहता था कि नहीं जा सकते, जो किंग के फेवर में थे। हाँ, जो किंग के फेवर में थे। बुक्स, न्यूज़पेपर, ओके, इज released only after king's approval, किंग्स के अप्रूवल के बाद ही निकलते थे। ओके, तो अब इसमें देखो कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन था, आपने नेशनल असेंबली में पढ़ा था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स था। ओके, तो ये क्या था, आपने पढ़ा था, नेचुरल है, नेचुरल राइट है, याद होगा आपको। ओल्ड रिजाइम के बाद क्या लिखा है सर? बूड बुक्स, ओके। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, ठीक है, सब कुछ क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, पैम्फलेट्स, बुक्स, ये क्या करते हैं, फ्लडेड द टाउन्स, मतलब टाउन्स में एकदम भर जाते हैं। अब आपने इसी समय पढ़ा होगा जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनके आइडियाज कैसे मिल पाए, इसी सेंसरशिप के हटने के बाद। नहीं तो लोग पढ़ ही नहीं पाते, लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या तो चेंजेस आना चाहिए, क्या को नहीं। हटाया किसने था? पैस्टाइल के बाद ही हटा दिया गया था, किंग ने हटाया था ऑब्वियसली, ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ दिस पैस्टाइल, ठीक है, इट वाज रिमूव, ठीक है। और आपको याद होगा बेस्टाइल के इंसिडेंट्स के बाद ही क्या हुआ था, किंग को ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एक्सेप्ट कर लिया था, और उस समय नेशनल असेंबली आ गई थी। बट अब आप कहो कि अल्टीमेटली हटाया किसने, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो मोनार्की ही हटाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, मोनार्की। यस हाँ, यस सर। यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लेज, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये सभी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एक नई चीज़ आती है सेंसरशिप के हट जाने के बाद। फिलोसफर अपने तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन लाने का एक सबसे बड़ा कारण यही था, सेंसरशिप का हटना। सेंसरशिप जब हट गया तो लोगों के पास नए नए वे मिल गए, लोगों को क्या करने के, सोचने के और लिखने के, और इससे वो सोच, वो लिखावट क्या हो गई, पास होती गई लोगों को। जब नए, और जब पब्लिक डोमेन में जाती है तो पब्लिक को एक नया कंसेप्ट मिलता है, नया कंसेप्ट मिलता है तो वो रिवॉल्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रिवॉल्ट करते हैं तो वो रेवोल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो, क्या कहते हो, पेन्स आर माइटर देन स्वॉर्ड, कुछ ऐसे पढ़ा है कभी, कुछ पढ़ा है कभी ऐसा? क्या नहीं पढ़ा। क्या सर? क्या? पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ऐसा पढ़ा है कभी? यस सर, पढ़ा है। चलो, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। हाँ, तो फिर नेक्स्ट अगर आप देखो तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट कंक्लूजन जब आता है, तो कंक्लूजन वाले पार्ट में आप देखोगे नेपोलियन के बारे में डिस्कशन होगा। अभी तक नेपोलियन के बारे में मैं नहीं बता रहा था, या आखिरी में नेपोलियन के बारे में बताया गया है। ये एम्परर बनता है फ्रांस का, क्या बनता है, एम्परर बनता है फ्रांस का। यस अब ये सर। जब एम्परर बनता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, आसपास के नेबरिंग को कॉन्कर करता है, कॉन्करिंग नेबरिंग यूरोप, आसपास के टेरिटरीज को कॉन्कर करना, कब्जे में लाना शुरू कर देता है। ओके, और यहाँ की जो डायनेस्टीज थी, जो ऑलरेडी डायनेस्टी थी यहाँ पे आसपास के रीजन्स में, उसको क्या करता है, हटाना शुरू करता है और अपनी न्यू किंगडम्स बनाना शुरू करता है।
डिस्पोजिंग, डिस्पोजेसिंग। Excuse me, sir. हम्म, सर ये नेपोलियन लुई 16 के बाद ही किंग बनता है ना, जब उसे कोर्ट के थ्रू हटा दिया जाता है और मौत की सजा दे दी जाती है। ये कब मैंने बताया? ये तो सर 1804 में आ जाता है ना। ये तो 1804 में आता है नेपोलियन। वो यस 10 साल बाद आता है सर। सर। उसके बाद तो वो भी गुलेटन पे उसके चढ़ता है बाद सर। तो डायरेक्ट वेट करो अब इसमें 11 साल मुझे बाद आता है। मुझे जो मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले सुन लो, फिर अपनी बातें कहना। अब अपने ये क्रिएटिंग किंगडम उसने क्या किया सर सर पिछले पेज पे थोड़ा सा रह गया है सर, पीछे कर कोई देंगे आप? आप एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। सर आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है सर? डिस्पोजेसिंग डिस्पोजिंग डायनेस्टीज। डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम, जहाँ पे अपने ही लोगों को क्या करता है, बैठाता है। अपने फैमिली मेंबर को क्या कर देता है, बैठा देता है। अपने आप को ये क्या समझता है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, ऐसे लिख लो, थिंक ऑफ हिमसेल्फ, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, कि मैं मॉडर्न बनाऊंगा, ठीक है। अब इसे मॉडर्नाइजेशन में इसने ऐसा नहीं है कुछ काम किया नहीं था, किया भी था। क्या क्या काम किया था इसने? इसने क्या काम किया था? इसने जो है कि डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे लॉ लाए थे बीच। वेट में अभी भी बोलो मत आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले कंप्लीट हो जाने तो फिर बोलना। फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ओके, प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। इसके ऊपर के शॉर्ट नोट्स बना लेना आप लोग, हालांकि मोर और लेस सारे पॉइंट्स में लिख देता हूँ। तो अर्लियर पीपल सॉ, ये सारे चेंजेस लाते हैं। अर्लियर पीपल सॉ हिम एज लिबरेटर, कह रहे भाई तो बहुत अच्छा आदमी है, हम लोगों को जंजाल से मुक्त कर देगा। लेटर सबको पता लगता है, बाद में पता लगता है यार ये तो इन्वेडिंग फोर्स है, ये अपने आप को ही क्या करना चाहता है, एस्टैब्लिश करने के लिए इसी तरीके के चेंजेस ला रहा है। और फाइनली इसको कब जो है क्या हरा दिया जाता है, फाइनली इसको कब हरा दिया जाता है? में जब डिफीट हो जाता है। 18 प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाला भी समझा दीजिए। अभी तो मैं लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लो, फिर मैं समझाने वाला काम भी करता हूँ। बैटल ऑफ वाटरलू में इसको हरा देते हैं। कब हुआ था? 1815 में। कौन 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 हराता है मिलके? 4 मेन कंट्री हैं, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया। ये चारों मिलके इसको क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। बट अब देखो ये तो हार तो गया, चलो अच्छा, पहले अभी हार गया है तो अब इसके आगे हम लोग अब देखेंगे आगे। पहले अब ये जितना होता है ये समझ में आ गया। सर ये लिखने दीजिए थोड़ी। यस सर। सर उस प्रोटेक्शन टाइम का फ्रांस और आज का फ्रांस सेम ही है ना? मतलब मैप में कुछ बड़ा छोटा तो नहीं हुआ ना? नहीं, चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है। यस। अब नेपोलियन के बारे में मैं जो बता रहा था उसमें मैंने ये बताया कि एम्परर बनता है फ्रांस का 1804 में। आसपास के नेबरिंग यूरोप को क्या करता है, कॉन्कर करता है, वहाँ के डायनेस्टीज को हटा देता है, अपना खुद का किंगडम बनाता है। उस किंगडम को कौन रूल करता है? उसके ही फैमिली मेंबर्स रूल कर रहे हैं। पहले लोग इसको क्या कहते हैं, लिबरेटर मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्नाइजर समझता था यूरोप का। और कुछ लॉ ऐसे लाए भी थे जो कि वाकई काबिल तारीफ थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या किया गया, संरक्षित किया गया, कोई नहीं ले सकता, अगर आपकी जमीन है तो आप ही के पास रहेगी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजरमेंट होता क्या था कि यूरोप में उस समय अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या थे, वेट एंड मेजरमेंट के तरीके थे, जिससे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती थी। ओके, ट्रेडर्स अगर मूव कर रहे हैं फ्रॉम हियर टू देयर, देयर टू देयर, तो उनको क्या करना होता था,
बड़ा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ओके, अब जैसे 1 केजी है, 1 केजी आप जानते हो 1000 ग्राम होता है। पता लगा एक जगह ऐसे गए जहाँ 1 केजी को कह दिया 500 ग्राम को हम 1 केजी मानते हैं, दूसरी जगह चले गए तो बता दिया हम 700 ग्राम 1 केजी मानते हैं। बट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे समझाने के लिए मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट हो। ओके, तो यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म आपने पढ़ा भी होगा, साइंस का चैप्टर कुछ होगा यूनिफॉर्म वगैरह, यूनिफॉर्म स्पीड वगैरह पढ़ा है? यस सर। यस सर। यस तो यहाँ पे एक जैसा लगातार मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो उसको इसने सही किया कि भाई एक जैसा हो। अगर 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम ही रहे, चाहे वो रीजन 1 हो, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। अब वो डेसिमल में भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 1000 ग्राम लेना है तो आप 1000 सीधे लोगे। 500 अगर ग्राम लेना है तो 500 से बाद आप सीधे 1000, या मतलब जैसे कि 500 ग्राम लो या 600 ग्राम या 700 ग्राम, ऐसे नहीं। अगर किसी को 550 ग्राम चाहिए तो उसको भी 550 ग्राम मिल जाएगा, तभी तो डेसिमल की वैल्यू आएगी वहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो प्रोवाइडेड बाय डेसिमल, प्रोवाइडेड बाय डेसिमल। बट उसको देखा गया कि जब लोगों को लगा कि लिबरेटर है, ठीक है, पहले तो लगा उन लोगों को लिबरेटर अच्छा आदमी है, बाद में लगा नहीं तो इन्वेडिंग फोर्स है जो आसपास के रीजन को कॉन्कर कर रहा है। तो बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में उसको क्या किया जाता है, हरा दिया जाता है। ठीक है, 4 बड़े पावर मिलके उसको क्या करते हैं, हरा देते हैं नेपोलियन। आप किसी को कोई डाउट है तो पूछो सर। वो कंट्रीज कौन लिबरेटर क्या होता है सर? को हराया था? क्या? तो रूसिया, ऑस्ट्रिया। लिबरेटर क्या होता है सर? लिबरेटर क्या होता है, किसी को मालूम है आप में से? जो लिबर्टी दिलाए, फ्रीडम दिलाए। सर जो लिबर्टी दिखाएगा, फ्रीडम करेगा लोग। जो फ्रीडम दिलाए, जो सर लिबर्टी करो, की आइडियाज ये को फैलाए, लिबर्टी फ्रीडम से। हाँ, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। सर रूसिया, ऑस्ट्रिया और तीसरी ब्रिटेन और रशिया। ओके, रशिया। और किसी का कोई डाउट है? सर पहले तो ये किंग के साथ थी लुई 16 के, और फिर ये नेपोलियन को हराने के लिए फ्रांस के साथ खड़ी हो गई। हाँ, नहीं खड़े होंगे तो ये बढ़ता चला जा रहा है ना, ये फ्रांस है, ये आसपास के रीजन को कॉन्कर करता चला जा रहा है, तो इनको डर लगता है ना। तो सर फिर फ्रांस का एरिया बढ़ा था जब, या फिर जैसे ये हारा था? बड़ा था। अच्छा, बड़ा था। और ये 10th में जाओगी तो और समझ में आएगा इसके बारे में। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। अब एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लिगेसी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपके स्कूल में। तो लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम देखेंगे कि लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये क्या है, लिगेसी है। आप देखते हो ना, लिगेसी मतलब? लिगेसी का क्या मतलब होता है? ये प्रथा। परंपरा सर खूबी, बहुत अच्छी खूबी, महानता नहीं, परंपरा है, प्रथा है, ऐसे जो कुछ चला रहा है, जो चला रहा है। जैसे कोलगेट में नहीं दिखा रहा है, ये तो हमारे यहाँ लिगेसी है, हमारे दादा परदादा, ऐसे कोलगेट में ने वर्ड यूज किया है, सुना आपने? नहीं सुना? यस सर। उसके एडवर्टीजमेंट में यूज करते हैं। चलो, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, तो इसको क्या किया, यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये फैलता चला गया। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और यहाँ से हम लोगों ने भी सीखा है इससे, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इसके जो मेन लिगेसी वो क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसने वर्ल्ड को सिखाया है फ्रांस में। और यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, याद रखिएगा, क्या थे, बहुत कन्विंस थे इस आइडिया से। समझ में आया? यस सर। यस सर। यही सीख मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की सभी को। सर गुड नाइट। अरे अभी गुड नाइट मत करो, अभी ओवर हुआ नहीं है, 10 मिनट और रुकना है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है सभी को ये सारे पॉइंट? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। सर ये टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय वाला पॉइंट एक बार लिखवा दीजिए सर, ये समझ नहीं आया। टीपू सुल्तान राजा राम मोहन राय इससे बहुत सीखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा सिस्टम होना भी चाहिए जहाँ पे लोगों को इक्वालिटी मिले। वो मतलब कन्विंस थे शायद से। हाँ, कन्विंस थे इस इडियोलॉजी से कि ऐसी जगह, ऐसा जगह जहाँ पे लोगों को इक्वालिटी मिले और भाईचारा हो, लोगों में बराबरी का सम्मान मिले, फ्रीडम मिले, वो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत इंस्पायर्ड होते हैं उससे। सर अब तो नोट्स कंप्लीट हो गए ना, अब तो हम रीडिंग करेंगे ना? हाँ ओके सर। चलो, कहाँ पे थे हम लोग? रीड कौन करेगा? अर्नब सिंह। अर्नब है कि चला गया? यस सर, आई एम हियर। रीड करो, कहाँ से पढ़ना है? A directory rules France. डायरेक्टरी रूल फ्रांस। सर यहीं से हाँ, पढ़ना है नहीं ना? नहीं पेज नहीं, नंबर से पढ़ना है। पेज यहाँ से नंबर पढ़ना है। 16। यस सर, इधर ही। यहाँ से पढ़ना है। ओके सर। सभी लोग ध्यान से सुनो इसको। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to cities and sell it at prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain d'égalité, equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of traditional monsieur, that is sir, and madame, that is madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to guillotine. समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। आगे कंटिन्यू करो। Shall I read further? हाँ, कंटिन्यू करो। Okay, sir. A directory rules France. The fall of Jacobin government allowed the wealthier classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory, an executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive, as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of directory paved the way for rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. कंटिन्यू। Okay, sir. Did women have a revolution? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than those of men.
In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs came up in different French societies. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then they felt would their interests be represented in the new government. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them to marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists, or run small businesses. Women's struggle for equal political rights, however, continued. During the Reign of Terror, the new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. Okay, sir. The abolition of slavery. One of the most revolutionary social forms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distinct and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and the Americas. The slave trade began in the 17th century. अंडरलाइन French कर लो mer- इसको. स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी. Okay, sir. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and or Nantes to the African coast, where they bought slaves from local chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into the ships for the 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any laws fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. नेक्स्ट. Okay, sir. The revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves
to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays, could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. Now, the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of the events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs, and festive processions attracted large numbers of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at the length in texts which only a handful of educated people could read. Next. Okay, sir. Conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon saw his role as the modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, but soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary France. ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes. Yes, Yes. क्या मैंने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट? No, sir. No, एक sir. डाउट है सर। तो आप सर, जो- क्या करेंगे? डाउट इसमें नोट्स बनाएंगे, ठीक है? किस पे? विमेन पे और स्लेव्स वाले पे और ये एवरीडे लाइफ। ऑफ कोर्स फिर नेपोलियन भी रह जाता है। हाँ बताओ। सर पेज नंबर 21 में जो द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी है उसमें लिखा है कि प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. सर ये मतलब समझ नहीं आया their freedom as including the right to enslave African Negroes. हाँ मैंने बताया था ना कि वो उनको अपना राइट मान लेते हैं कि it is our very right to enslave African Negroes in fulfilling pursuit मतलब fulfilling भी कह सकते हो in their economic interest, अपने आर्थिक जो है कि इंटरेस्ट, ठीक है, लाभ के लिए वो अफ्रीकन नेग्रोस को स्लेव बना सकते हैं, वो उनका राइट है। ऐसा कौन मानते हैं? प्लांटेशन ओनर्स। Yes. और किसी का डाउट? समझ में आ गया सब? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लियर है सभी को? सर Yes, पेज sir. नंबर 21 पे नीचे Yes, sir. आपने नहीं पढ़ाया था शायद। पेज नंबर 21 पे सर। गुड इवनिंग सर। 21 तो पढ़ा तो दिया सारा। सर नीचे थोड़ा सा सर 21 पे इस पेज के नीचे इमेंसिकेशन मतलब ये स्लेवरी वाला, हाँ सर, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसमें नीचे सर थोड़ा सा नहीं पढ़ाया था राइट्स। यहाँ नहीं यहाँ पे सारे देखो, यहाँ पे जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स हैं उनमें जो है कि ये बताया गया था कि न्यूज़पेपर, पैम्पलेट और बुक के जरिए किस तरीके से फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी पूरे कंट्री साइड में क्या होती है, स्प्रेड होती है। और वहाँ पे जो है फ्रांस में अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, थ्रू इवेंट्स जो है कि थ्रू डिफरेंट मीन्स जो भी इवेंट फ्रांस में हो रहे हैं लोगों को बताते थे। और उस समय
मास क्या थी, इलिटरेट थी, तो सिंबल्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। एडुकेटेड पीपल इलिटरेट पर्सन के सामने जाके बोल के क्या करते थे, समझा के बताते थे कि किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। इसी तरीके से क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। लोगों के अंदर जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ी, जो नया आइडियोलॉजी थे उसको एक्सेप्ट किया, मोबिलाइज हुए और रिवॉल्ट किए अगेन किंग। सर 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 मैं ये कह रहा था कि सर जो ये नोट्स हैं, सर आप जो कहते हो वो तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन सर मैं बुक से पढ़ता हूँ और मैं नोट से इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप जो कहते हो उसको मैं पॉइंट्स में लिख लेता हूँ। तो सर जरूरी है ये नोट बनाना, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है सर वो पढ़ने का। मैं बुक से ही पढ़ता हूँ, बुक में ही मार्क करता हूँ सर। हाँ, नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि आप अगर नोट्स बनाएंगे तभी आपके वो प्रैक्टिस में रहेगा। आपको क्या लगता है कि वन डे प्रोसेस है, आप जो है कि एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा? किसी को नहीं हुआ है। सर मैंने बहुत बार पढ़ा है चैप्टर। सर हाँ, मैंने बहुत बार पढ़ा है और सारे चैप्टर्स पढ़ता हूँ बहुत बार। हाँ, तो उसको लिखना, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी तो है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो लिखने की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, समझ रहे हो? जब आप एक बार लिखने की आपके पास प्रैक्टिस रहेगी तो आप बड़े आसानी से लिख लोगे। लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, बस बोलने की भी। तो कोई चीज़ अगर हम पढ़ लेते हैं, देखो जो वे है अच्छी तरीके से पढ़ने का वो ये है कि एक बार पढ़ लिया, आता है, किताब बंद करो, खुद से लिख लो। अगर लिख लिया ठीक से तो वेल एंड गुड है, नहीं आता फिर से देखो। तो इससे तुम्हारा डुअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, रीडिंग भी और प्लस राइटिंग भी। सर फिगर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में सभी लोग फिगर जो है एक बार पढ़ के आएंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है। सारे फिगर्स को एक बार फिर से देख के आइएगा अपने से। नेक्स्ट क्लास में कौन चैप्टर करेंगे? नेक्स्ट क्लास में आपको व्हाट्सअप हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो Excuse me, sir. यस Sir, on the page